99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। इस वक्त आपको बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। हिंदू हिंसक वाले बयान पर आज राहुल गांधी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। कैसे चल रहा है ये वार, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको बिना समय गवाए लोकसभा, जहां पर प्रधानमंत्री फुल ऑन विपक्ष पर हमलावर है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। आदरणीय, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये गलत तरीका। प्लीज माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। आप संसदीय परंपराओं का पालन करें। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है।
आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हर जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है, उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी आज भारत 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है, वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माननीय सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। नो। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है।
जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही है। और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सबको इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो कोर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही है, इसकी तरफ इशारा करता है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है, और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर, ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है, इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम यहां वाले या वहां वाले, सदन में है उन्होंने, सदन के बाहर है उन्होंने, सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति जी, भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं
मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसा कालखंड है जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है, हर बारीकी को नोटिस कर रही है। आदरणीय सभापति जी, अब चुनाव हो चुके हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने 5 साल के लिए अपना निर्णय जनादेश दे दिया है। आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का योगदान होना चाहिए। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आइए। देश हित के विषय पर हम साथ चले, मिलकर के चलें और देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने दें। आदरणीय सभापति जी, पॉजिटिव राजनीति भारत के इस कालखंड में बहुत आवश्यक है और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के पक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए मैदान में, गुड गवर्नेंस पे स्पर्धा करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो एनडीए की सरकारों के साथ गुड गवर्नेंस पे स्पर्धा करें, डिलीवरी में स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने पे स्पर्धा करें। देश का भला होगा, आपका भी भला होगा। आदरणीय सभापति जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें। आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो रिफॉर्म से कदम बढ़ाएं और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करें। अपने अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए, इसके लिए प्रयास करें। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पे वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। साथी आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब,
डिबेट ऐसी जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा, और आपने देखा है मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है, और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी, और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम खड़े हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो नए सांसद चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया, और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है, और झूठ को कोई जड़ें नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी,
जिन लोगों को अवसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो आगे से अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया। और इसलिए सभापति जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 2.25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उन सवालों का जवाब दिया जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। प्रधानमंत्री ने अंततः कह दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इसीलिए उनकी आवाज भी बुलंद रही, उनके हौसले भी बुलंद रहे और उनका संकल्प भी बुलंद है। किस तरीके से ये जवाब लिया जाएगा, किस तरह से अब राजनीति इस पर तेज होगी, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद शुरू करते हैं आज की चर्चा। बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे। 2.25 घंटे एक के बाद एक प्रधानमंत्री की तरकश से वो तीर निकले जो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में विपक्ष को खड़ा कर रहे थे। और खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कई बार कांग्रेस को आईना दिखाया, कई बार राहुल गांधी को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार का जो संकल्प है वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है और उस संकल्प को कोई डिगा नहीं पाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। जेडीयू से हमारे साथ मनोज लाल दास जी हैं। कुछ ही देर में पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रमाकांत जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है ना तो उनके हौसले कम होने वाले हैं, ना आवाज कम होगी और ना ही संकल्प। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आज खुलकर प्रधानमंत्री ने दिल की बात कही और खुलकर प्रतिवार भी किया उस वार पर जिसे लेकर कल राहुल गांधी लगातार ऐसी बातें करते रहे जिसके अंश आज हटाए भी गए। उसके बाद भी उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा, लेकिन जवाब आज फुल ऑन प्रधानमंत्री ने दिया। रमाकांत जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो संकल्प है उसको विपक्ष कितना भी कर दे, डिगा तो सकता नहीं। आपने देखा होगा, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, विपक्ष ने अपने तरफ से कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज 2024 में वर्तमान में भी उन्होंने, कल जिस तरह से मैं राहुल गांधी जी का, मैं बिल्कुल संसद की प्रोसीडिंग देख रहा था, मैं उनका स्पीच देख रहा था, मतलब बड़ा ही दुर्भाग्य था जिस तरह से वो शिव जी का मूर्ति लेकर के, गुरु नानक जी का फोटो लेकर के या अन्य जो देवी देवता हैं उनका फोटो लेकर के, और जिस तरह से बात कर रहे थे और खास करके हिंदुओं को हिंसक बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में अब निश्चित तौर पर हिंदुओं को, खास करके हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। अगर हम ऐसे विपक्ष देंगे, आज विपक्ष 2019 के मुकाबले जरूर मजबूत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसे विपक्ष को मजबूत करना चाहेंगे जो खास करके इस देश के अंदर में जहां पर 100 करोड़ हिंदू हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करे, उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाए, उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाए, उनको हिंसक बताए, उनको पता नहीं क्या क्या बताए। हिंदू क्या आतंकवादी होता है क्या? आज हम भी हिंदू हैं, हमें गर्व से हम कह रहे हैं जो कि हम हिंदू हैं। क्या हम हिंसक हैं? क्या हम हिंसक हैं? हम इस देश में क्या हमें मौलिक अधिकार नहीं मिला हुआ है? क्या हम जोर से नहीं बोल सकते? क्या हम अपने विचार नहीं रख सकते? लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष, हमने जिस तरह से कल उनको देखा, सुना, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। और 100 करोड़ हिंदुओं को अब सोचने की जरूरत है, जो अगर ऐसे विपक्ष अगर मजबूत होगा तो पता नहीं इस देश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा होगी, हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। क्योंकि हिंदू जिसका जिक्र
131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया और इसका ही जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अशोक जी आपके पास आ रही हूं, सदन में करते हुए वो नजर आए कि 131 साल पहले ही स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म और हिंदू को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि एक ऐसा धर्म से वो आते हैं जो सहिष्णु है, जो वैश्विक अपनत्व को अपनाते हैं। उसी धर्म को अगर हिंसक बताया तो निश्चित रूप से क्या ये देश में रहने वाले बहुसंख्यकों का अपमान नहीं है? और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आप लोगों को भी आगाह कर दिया है कि जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो परजीवी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी खा जाएं। अशोक जी। लावनी जी देखिए, लावनी जी जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस हिंदुत्व की बात किया था, जो एडाप्टेबिलिटी वाला हिंदुत्व है, जो सार्वभौमिकता वाला हिंदुत्व है, जो सहिष्णु हिंदुत्व है, जो सबको स्वीकारने वाला हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व आज भी है और सदियों से था और सदियों तक रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तो हमें हिंदू होने पर, भारतीय होने पर गर्व है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि जब हिंदू और हिंदुत्व को अपनी राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा देने का प्रयास करती है, समस्या वहीं खड़ी होती है। लावनी, जब हिंदुत्व को या हिंदू समाज को भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले बताए रास्ते पर चलकर ही हिंदू रहेंगे या हिंदुत्व आपका जिंदा रहेगा, तब सवाल खड़ा होता है। हिंदू हम जी सर्टिफिकेट दे वही हिंदू है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है या हिंदू है, वो हिंदुत्व को खोजती हो जो इंस्पेक्टर सुबोध कांत हत्या कर दी थी मॉब लिंचिंग करके, उस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती। लावनी जी, उस ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी माल्यार्पण करती है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो माल्यार्पण करने वाले हिंदू की बात करती है, तो ये हिंदू, हमारा हिंदू समाज इसको खुद नहीं स्वीकार करेगा। जिस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपका हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व है? आपका हिंदुत्व कार सेवकों पर गोली चलाने वाला हिंदुत्व है? कौन सा हिंदुत्व है? वो हिंदुत्व जो अखलाक की मॉब लिंचिंग पर तो रोना रोता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, तो मैं प्रशांत का भी जिक्र करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को याद हो, गौ तस्कर किस बुरी तरीके से उनका कत्लेआम किया गया था, उस पर क्यों नहीं आपको रोना आया? तो हिंदुत्व को लेकर और हिंदुइज्म को लेकर तो आपने बहुत सारे सवाल खुद ही अपने लिए खड़े कर रखे। देखिए लावनी जी, आप लोग हमेशा कहते हैं कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, लेकिन उसी कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले जो अधिकारी थे, आज राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े अधिकारी बने बैठे हैं। आप भी जानती, हम भी जानते, उनको राम मंदिर ट्रस्ट निकाल के बाहर करिए ना, काहे उनको राम मंदिर बैठाए हुए हैं। और दूसरी बात, आपने जो भी घटनाओं का जिक्र किया, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, तो उसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। सर, अभी कोलकाता में खुलेआम लिंचिंग हुई है, एक शब्द नहीं बोला गया आप लोगों की तरफ से। मैं ज्यादा दूर जाती ही नहीं हूं, मैं अभी बीते 48 घंटे की हुई घटना, आप लोग गठबंधन में है ना, कोलकाता में किस तरीके से एक लिंचिंग होती है, उस पर आप लोगों की जुबान अभी तक नहीं खुली है। इसलिए आप देखिए, सिलेक्टिव हो जाते हैं, और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे। रमाकांत जी, जल्दी से काउंटर आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। लावनी जी देखिए, यहाँ पर अभी कह रहे थे अभी अशोक जी का, मैं सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूँ, क्या नेताजी ने जो जब कहा था, जो कि बलात्कारियों के विषय में जो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो मैं उनको क्या ही कौन सा हिंदू कहूं? मैं कौन सा हिंदू कहूं उनको? नहीं, कौन सा हिंदू? आप हमें समझा रहे थे, मैं कौन सा हिंदू कहूं उनको? क्या लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये कौन सा हिंदुत्व है भाई? ये कौन सा हिंदुत्व है? मुझे बताइए तो सही, परिभाषित तो करिए। ठीक है अशोक जी, काउंटर आंसर जल्दी से के पास आऊंगी। लावनी अभी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, मुझे समझाइए। देखिए, आज इसी मोदी सरकार में खसक के साथ जिसका टिकट कटा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का, उसके बेटे को टिकट मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी किस हिंदुत्व की बात करती है? वो पहलवान बेटियां हिंदू नहीं थी क्या लावनी जी, जिनका शोषण उनका सांसद दिन रात करता रहा? अब पूरी मोदी सरकार बेशर्मी से उसके बचाव में लगी रही, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उन पहलवान बेटियों के एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ये हिंदू की बात करेंगे, ये हिंदुत्व की बात करेंगे? आप हिंदू समाज के आरक्षण को खा रहे हो, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका आरक्षण आपने लूटा, रमाकांत जी, क्या वो हिंदू नहीं थे? आप लगातार असिस्टेंट प्रोफेसरों में एक जाति विशेष को लोगों को भर रहे हो, क्या वो आरक्षण में जिनका आप आरक्षण लूट रहे हो वो हिंदू नहीं है? उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया?
आपके लिए अशोक हिंदू जी, सिर्फ ये वोट उदाहरण लेने देने के लिए से हिंदू काम नहीं बनते हैं, चलेगा। और जब ये उदाहरण उनको देने से रोजगार काम नहीं देने की चलेगा। बात होती है, नौकरी हम देने की हिंदू बात होती हैं। है, अशोक जी तो देखिए, पिछड़े हो जाते हैं, मैं दलित हो भारतीय जाते हैं। जनता पार्टी इस की तरह के प्रवक्ता हिंदू तो नहीं नहीं चलेगा हूँ। सिलेक्टिव हिंदू तो मैं रमाकांत भारतीय जी। जनता पार्टी की इस तरह का प्रवक्ता तो सिलेक्टिव नहीं हिंदू हूँ, तो नहीं जवाब दे चलेगा रहे हैं आपका। रमाकांत जी, लेकिन आपको ये बता दूं, अगर आपने हिंदू और हिंदुत्व को समझा होता तो मुल्ला मुलायम, ये तमगा याद है ना आपको, या भूल चुके हैं आप लोग? और मुझे उसके बहुत बाद कुछ याद है, अब मुझे अखिलेश समझिए, जी मैं पर सब वही बताऊंगा। टोपी लग रही है। मैं सब ये नहीं बताऊंगा। होता, ये भी सच है, इसको भी देखिए। मैं सब बहरहाल बताऊंगा। मनोज जी हमारे साथ है, आइए चलिए जरा हिंदू जेडीयू के से भी ऊपर पक्ष ले लेते हैं, क्या और हमारे साथ हिंदू अनिल जी भी इतना जुड़ कमजोर चुके हैं। हो मनोज जी गया? देखिए, हिंदू इतना कमजोर हो आरोप गया? प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन इन सबके बीच में संसदीय मर्यादा की बात लगातार होती रही। कल राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तब भी उन्होंने संसदीय मर्यादा को याद दिलाया, आज भी उन्होंने कहा कि जो अंश काटे गए वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन आज 2.25 घंटे प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि विपक्ष चुप रहा हो, लगातार शोर शराबा। क्या ये संसदीय मर्यादा को ताक पर रखना नहीं है? विपक्ष का ये आचरण क्या ये दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना जानती है, सार्थक जो चर्चा होनी चाहिए उसका मकसद ही नहीं है? मनोज जी देखिए लावनी जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए प्लीज। लावनी जी, आज और कल ये दोनों दिन को संसद में हुआ, से तो मैं यही समझता हूँ कि भारतीय संसद सबसे बड़ा कलंकित गलती है। जो राहुल गांधी ने ठीक कहा कि हिंदू हिंसा करते, उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि वो उसी तरह के हिंदू न हैं। अपने को हिंदू कहने वाले राहुल गांधी उसी तरह के हिंदू हैं, और कैसे राहुल गांधी हिंदू हैं ये तो हमें समझ में नहीं आता है। उनके दादा फिरोज खान थे तो वो मुसलमान कहलाएंगे, लेकिन उनको सारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू है। कि भगवान का फोटो लेके चल, विवेकानंद की बात करते हैं, लेकिन उनको जरा सा भी कुछ समझ रहा था तो नहीं होता। इसका अर्थ एकमात्र लावनी जी यही निकलता है कि विपक्ष जो है उसका मकसद एकमात्र यही रह गया है, हंगामा खड़ा करना। तो पूरे संसदीय के इतिहास में कल की जो घटना हुआ और उसमें जिसको काट दिया गया, उसको जो व्यक्ति सही ठहरा रहा हो, और उनके जो एलाई पार्टी इस बात को कह रहे हो, तो समझ लीजिए कि उनका क्या है मकसद, और इसी मकसद से ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए लावनी जी, देश की जनता जानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी महत्वपूर्ण ये था अशोक जी, अभी आपका हिंदू और हिंदुत्व का हवाला दे रहे थे, लेकिन जिस ताकत को, जिस नंबर को आप लोग दिखा रहे हैं, तो उस नंबर में तो हिंदू ने भी तो आपको वोट दिया, आप लगातार ये कह रहे हैं। कल जो बात राहुल गांधी ने कही, आज जो आपके नेता ने सदन में उसका समर्थन किया, क्या ये उस हिंदू का अपमान नहीं है जिसने आपको उस ताकत के दहलीज तक पहुंचा दिया जहां आप लगातार सरकार से सवाल पूछने का दम भर रहे हैं? नहीं तो 10 सालों में क्या हालत हुई थी आप भी जानते हैं। अशोक जी, तो क्या ये हिंदू का अपमान नहीं है? आप लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए हिंदू समाज से? लावनी जी, राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं को लेकर नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुत्व अपने आप जो हिंदू बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करके कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सर, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, इंट्रोड्यूस उन्हें तब करना पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टोका, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टोका। मैंने उनके भाषण को सर 2 बार सुना, एक बार लाइव में, मैं अपने शो के लिए लाइव में लगातार जुड़ी हुई थी, और उसके बाद पुनः घर पहुंचकर मैंने पुनः उनके 90 मिनट से 100 मिनट से ज्यादा के भाषण को सुना है। लेकिन उन्होंने तब इस पर स्पष्टीकरण दिया जब भारतीय जनता पार्टी ने उठकर इस पर विरोध दर्ज कराया। पहले राहुल गांधी ने जो कहा वो सीधे सीधे हिंदू समाज पर आघात था, और आपके ही नेता उस पर मुस्कुरा रहे थे, और फिर आप बात करते हैं कि हिंदू का हवाला देते हैं और हिंदू ये नहीं, हिंदू वो नहीं करते। आप लोग लावनी जी, आप गलत दिशा में उसको लेके जा रही हैं। सर, दिशा आप सही कर दीजिए फिर। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करके राहुल गांधी जी ने कहा, ये लोग जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, सर वही तो मैं भी कह रही हूँ कि उनको इशारा करना पड़ा, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि गलती हो गई उनसे।
वो रमाकांत जी। समाज को लेकर के नहीं कहा। रमाकांत जी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू समाज के लेकर के कोई बात कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन ये लोग समाज में आतंक फैलाने का काम करते हैं, ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये लोग समाज में विभाजनकारी नीतियां चलाने का काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा राहुल गांधी जी ने, उन्होंने सर्व समाज के कभी नहीं कोई बात कही। इस चीज को इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया जा रहा है। अब क्या हो गया ना कि एक ऐसी हड्डी हो गई है ना जो ना आप उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि क्या हुआ था कल। वो भारतीय इतिहास का काला पन्ना इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस हिंदू समाज को अपमानित किया गया जिसने आप पर भरोसा। आप लोग अयोध्या का जिक्र करते हैं ना, वैसे तो फैजाबाद लोकसभा सीट है, फिर भी आप लोग जिक्र करते हैं। उस हिंदू ने अगर आपको चुना, उसी का अपमान आपने किया। ये देश की जनता आपसे लगातार सवाल भी पूछ रही थी। बहरहाल अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कल 100 मिनट से ज्यादा का राहुल गांधी का भाषण और आज धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री 2.25 घंटे वार पर प्रतिवार हुआ है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हौसले भी बुलंद है, आवाज भी बुलंद है और संकल्प भी बुलंद है, लेकिन संकल्प के बीच में चुनौतियां रहेंगी। पूरे ही भाषण के दौरान, पूरे धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ। विरोध, वी वांट जस्टिस, मणिपुर पर जवाब दो, शेम शेम, सिर्फ ऐसे ही बातें आती रहीं। क्या यही होता है विपक्ष का रोल? लावनी जी, राजनीति क्या ना करा दे वो कम है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इससे पहले मैं ये जो कल और आज संसद में हुआ उस पर टिप्पणी करूं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। अशोक जी बैठे हैं, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो इनके नेता क्यों फिर कांग्रेस के खिलाफ गए थे? अगर इनको लगता है कांग्रेस इतनी अच्छी है, जिस शब्द को लेके पूरे समय राजनीति करते हैं, सेकुलर शब्द, इनको ध्यान होना चाहिए। इमरजेंसी में कैसे चुपचाप जोड़ दिया गया था भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान का तो हिस्सा भी नहीं था। तो ये राजनीतिक मजबूरी है समाजवादी पार्टी की, अशोक भाई की, कि आज उस पार्टी के साथ खड़े जिसके विरोध करने के लिए ही पार्टी पैदा हुई थी। तो ये एक राजनीतिक मजबूरी क्या कुछ ना करा दे, एक बात है। दूसरी बात, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे और जो कल राहुल गांधी ने कहा, दोनों का फर्क सुनिए। जब राहुल गांधी बोल रहे थे, जब कुछ उन्होंने गलत शब्द कहा तो सत्ता पक्ष ने खड़े होकर आपत्ति दर्ज की, वरना वो चुपचाप उनका पूरा भाषण सुनते रहे। और आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो मैंने भी वो लाइव भाषण सुना है, उसमें 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने नारेबाजी बंद नहीं की। तो क्या कहना चाहते हैं? ये सोच लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र की दवाई देके वो आज संसद में पहुंचे हैं, क्या यही लोकतंत्र का नमूना होगा क्या? आप सुनते हैं क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आपको लगता है कोई बात उनकी अपोज करने लायक है तो वो खड़े होकर बोलते। आप 24 घंटे शोरगुल करेंगे, सुनते ही नहीं रहेंगे, तो आगे काम कैसे होगा? तो फिर आपकी पहचान भी कुछ नहीं रहेगी और आपका काम भी कुछ नहीं रहेगा। जिस विपक्ष को कहा जाता है कि सम्मानित विपक्ष है, फिर वो सम्मानित नहीं बचेगा। सम्मानित तब होता है जब सत्ता पक्ष कोई काम करे, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो खड़े होकर आप बोलिए। जैसे कि कल राहुल गांधी के भाषण देते हुए सत्ता पक्ष के लोगों ने उस समय टिप्पणी की जब उन्होंने अनगढ़ बातें शुरू की। उससे पहले तो चुपचाप खामोशी से भाषण सुन रहे थे। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और एक बात, ये बात इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही कि अभी भी ये हारे ही है, जीते नहीं। अभी सत्ता अभी भी एनडीए के पास ही है, एनडीए अलायंस के पास ही सत्ता है। ये हाँ, पहले से नंबर अच्छा हुआ है, पहले से नंबर अच्छा होने का मतलब अच्छा हुआ है, लेकिन 543 में से 99 फेल ही होता है, प्रधानमंत्री ने कह दिया। मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी इसी पे आ रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी नंबर गेम में थोड़ा कम हुई है तो अपने ही लक्ष्य से कम हुई है, वो तो कांग्रेस से थोड़ी आ रही है। कांग्रेस आज भी 100 से नीचे है। 1984 के बाद आज तक कांग्रेस वो सीटें नहीं ले पाई जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस से बात समझ में नहीं आ रही। एक मैं और आपसे 20 सेकंड चाहता हूँ। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी राजनीति जो आज अपने इंडी गठबंधन के नेताओं की है, चाहे वो एक बात तो पक्की है, मैं कहना चाहता हूँ, परजीवी इसलिए भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, जितनी पार्टियां खड़ी हैं आज कांग्रेस के साथ, सारी की सारी पार्टियां, मैं हर पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, कांग्रेस विरोध के कारण पैदा हुई है। अपने अपने क्षेत्र में या तो कांग्रेस छोड़ के गए उसके नेता, या कांग्रेस की रणनीति के खिलाफ, कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, अपनी नई पार्टी बनाई और कांग्रेस को हरा कर अपने अपने राज्यों में सत्ता हासिल की है। आज किस मजबूरी के कारण वो कांग्रेस के साथ कर रही है, खुद बताएंगे। अशोक जी, ये एक राजनीति है। ठीक है अशोक जी, इस बात का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने भी किया। मैं पुनः उस सवाल को दोहराती हूँ जिससे शुरुआत मैंने की थी कि परजीवी कहा है उन्होंने कांग्रेस को, और स्पष्ट रूप से उन्होंने आगाह किया है उन क्षेत्रीय पार्टियों को, उन पार्टियों को जिनके साथ गलबैयां करके इस बार महागठबंधन बना लिया है कांग्रेस ने। नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, हालांकि नंबर्स ज्यादा थे इसलिए। लेकिन अशोक जी, क्या आप लोगों के लिए ही चुनौती नहीं है?
देखिए, अगर परजीवी किसी पार्टी को कहा जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो बिहार में गई, नीतीश कुमार जी के साथ उसने गठबंधन किया आज के 20 साल पहले, और परजीविता का लाइफ स्टाइल जीते हुए उनको 45 पे ला दिया। 125 से ऊपर था उनका, उनके विधायक उस समय थे, और उनको ला दिया 45 पे। इसको परजीविता कहते हैं। ये पैरासिटिक लाइफ पैटर्न इसको कहते हैं, सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न नहीं है विनीता जी। सुनिएगा, अभी काउंटर आंसर आप ही को देना है जी। लावनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पैरासिटिक लाइफ पैटर्न है, जिसने नीतीश कुमार जी को चूस डाला। जो जिसके साथ लोग सड़ते हैं, सबके साथ इसी तरह पैरासिटिक लाइफ पैटर्न इनका रहता है। जल्दी से जवाब दे दीजिए, किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं रहता इनका। मनोज जी जवाब दीजिए। दूसरी बात, अभी गर्ग साहब ने कहा, एक सेकंड, ठीक है अशोक जी, प्लीज जरा इसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने जेडीयू का जिक्र कर दिया, नीतीश कुमार का जिक्र कर दिया। मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की सीमाएं मुझे खत्म करना होगा जल्दी। समझ में नहीं है कि अगर हमको 45 आया, मुख्यमंत्री हम ही बने, मनोज जी के मुख्यमंत्री हम ही बने। अगर इनको 35 आया, 35 आया, तो जरा कांग्रेस के पद के नेता दे देते, पद लोकसभा में घोषणा कर देते। हम तीसरे स्थान पर थे, उसके बाद भी भाजपा ने हमें ही मुख्यमंत्री बनने का दायित्व ठीक है, यानी कि स्पष्ट है कि फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे, और ये जो सामंजस्य था वो बीजेपी ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नहीं कर पाई, और ये बात शायद सहयोगी नहीं समझ पा रहे। बहरहाल चलिए, कुछ समय की सीमाएं हैं, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करती हूँ। हम पुनः मिलेंगे और इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के वार पर जबरदस्त प्रतिवार किया है। राजनीतिक गलियारों में अब इस भाषण की चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया है, विपक्ष जिस तरीके से लगातार सदन में हल्ला बोल रहा था, उसके आचरण को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन की बात लगातार राहुल गांधी करते रहे, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात वो करते रहे, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन आज, वो कंस्ट्रक्टिव कोऑर्डिनेशन, वो सहयोग, सामंजस्य विपक्ष की तरफ से देखने को मिला है? इसका आकलन भी विपक्ष को करना होगा। आईना आज खुद दुनिया ने देख लिया है, देश ने देख लिया है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कांग्रेस की 99